हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पार्ट सॉल्व करेंगे 140 नंबर एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर और बाकी सारे पार्ट्स 1 से लेकर के 139 तक अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से। वहां पर आपको सीरियल वाइज 1 2 3 4 ऐसे करके सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो उसे अपडेट करके हम 2024 और 25 के हिसाब से बताएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी कंप्लीट होती जाएगी और जो ट्रिकी सॉल्यूशन होता है मैथ का वो भी हम बताएंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कम समय में कैसे कर सकते हैं और स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम बताएंगे ताकि आपका टाइम बच जाए एग्जाम हॉल में और आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके ना हो। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, क्योंकि 75 तक करवा दिए थे, 76 से शुरू करते हैं। एक कार का मूल्य 6,25,000 रुपए है, इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था, यानी कि इसका जो भी होगा उसका 80% जो राशि है उसका बीमा है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, मान लो कि कार पूरी तरह से डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया, बीमा अपनी कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। यानी कि देखो उसने बोला था कि जितने रुपए की आपकी कार है उसका 80% हम बीमा देंगे, लेकिन हुआ क्या कि जितने का बीमा था 80% का बीमा था तो इस 80% का उसने 90% दिया है। मतलब नहीं समझ में आया? इसका मतलब अगर 80 रुपए का बीमा रहा होगा यानी कि 100 रुपए कार की कीमत रही होगी और 80 रुपए का बीमा रहा होगा तो 80 रुपए का 90% जो भी आएगा उसका बीमा भुगतान किया था कंपनी ने। कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर बताना है। तो पहले तो ये देखो 80% कह रहा है और 80% का 90% निकालो तो करेंगे 90 और नीचे आ जाएगा 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, ये 9-72 यानी कि 72% हो जाएगा। नीचे आप 100 करते तो भी मतलब वही था उसका, तो 72% तो ये हो गया, यानी कि 72% उसका क्लेम हुआ। अब दोस्तों पूरा का पूरा जो कार की कीमत होगी वो 100% मानेंगे, 100% में से 72% तो ये बीमा की धनराशि है और कार का मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 100 रुपए में से ये हटा दो क्योंकि अंतर ही तो बताना है। क्या कह रहा है? कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर, तो धनराशि कितनी प्राप्त होगी? 72% ही प्राप्त होगी ना बीमा का, और 100 रुपए उसका था, तो 72 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो अब इसको देखो क्या खेल करेंगे, इस 28 पर को हम काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 यानी कि 25 चौक को 100 बराबर में आ जाएगा 7/25। अगर 25 रुपए राशि है हमारे हिसाब से तो हम कहेंगे 25 रुपए और क्वेश्चन के हिसाब से 6,25,000 रुपए है। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालो, तो 25 25 आम 625 होता है, ये करेंगे और 3 जीरो लगा दीजिए। बताना कितनी की वैल्यू? 7 की वैल्यू, तो बस 7 से गुणा करा दीजिए। 25 सत्ते कितना होता है? ये हो जाएगा 175, 3 जीरो लगा दो, ये बचेंगे, तो 1 2 3 जीरो, बस 1,75,000 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लिया आपने? तो इस तरीके से आपको ट्रिकी सॉल्यूशन देखना है। आगे, एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज प्राप्त ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं माफ करिएगा, 630 रुपए है। समान राशि पर यानी कि हमारी जो धनराशि है वो वही रहे, समान दर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहे, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो देखो हमें पता है कि साधारण ब्याज जो होगा वो हर साल बराबर बराबर रहता है। अब इसमें से फॉर्मूला एक होता है दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके से, CI/SI इक्वल 200 यानी कि 200 और 200 प्लस का R, ये फार्मूला लगाना है आपको। SI का मतलब हमें SI पता करना है, साधारण ब्याज, इसको छोड़ दो SI ही लिख दो। CI कितना मिल रहा है? 630 रुपए, तो 630 रुपए, ये माइनस मत समझिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, 630 रुपए बराबर में 200 लिखा है और रेट कितना है? तो यहाँ पर 10% है, तो 200 प्लस 10 यानी कि 210 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये फार्मूला तब लगाना है जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब। ठीक है, साधारण ब्याज की बात अलग है, उसको हम बाद में करेंगे। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, इसका और भी कटेगा क्या कुछ, 21 एकम 21, 21 त्रिको 63, ये हो जाएगा। तो इसको इधर भेजेंगे तो SI कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 600। भाई देखो SI इक्वल कितना हो जाएगा? 20 गुणे में और ये कितना हो जाएगा? 30, तो SI की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये आ जाएगी 600 रुपए। ठीक है,
मैं पूरा हटाकर यहाँ लिख देता हूँ केवल SI 600 रुपए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जरा ध्यान दो कि 2 साल का हमने लिखा है साधारण ब्याज, तो आप बताओ कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होगा। तो 600 रुपए 2 साल में मिले हैं, 2 से डिवाइड करो तो 2 तिया 6, यानी कि हर साल कितने कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपए। पूछा है 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज 300 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा, 3 गुना। तो 3 3 9 यानी कि 900 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। कह रहा है कि राज ने राहुल से कहा, कल मैंने, देखो जब कभी ऐसा कुछ ब्लड रिलेशन वाला है तो आप अपना संबंध माना करिए कि अगर मैं होता तो क्या होता, तो जो भी आपका संबंध होगा वही यहाँ पर भी आएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, तो आप बताओ आपके मामा की जो बहन होंगी वो क्या होंगी, इकलौती बहन, तो आपकी माँ होंगी कि नहीं होंगी, भाई मामा की जो भी बहन होंगी वो आपकी मम्मी होंगी। तो बहन के पिता, तो आपकी मम्मी के पिता कौन होंगे, आपके नाना जी को हरा दिया। तो नाना जी को आपने हराया, तो राज ने किसे हराया, तो आप बताओ आपने किसे हराया, तो आपके नाना जी कौन लगेंगे, तो माँ के पिता ही तो लगेंगे। भाई नाना जी किसको बोलते हैं, आपकी मम्मी के जो पिताजी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से देख सकते हो। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। अब देखो 29 हड्डियों को किस प्रकार से विभाजित किया है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है जो कि रेलवे ने पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो तो माथे पे तो 8 होती है, तो देखो सब में 8 दिया है। चेहरे पे 14 होती हैं हड्डियां, तो देखो दोनों में से 14 14 दिया है। आगे अगर आपको कान की पता है तो आप कर पाओगे, या फिर कंठस्थ की पता है तो आप कर पाओगे। तो ये माथे पर 8 होती हैं, चेहरे पर 14 और कान में 6 हड्डियां, और कंठिकास्थ पे होती हैं 1 हड्डियां। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों से ये पूछता हूं दोस्तों कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम क्या है और कहां पर पाई जाती है, कौन से अंग में है जो सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी होती है। देखते हैं आप लोग कितने लोगों को पता है। दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और परिणामतः एक समूह बनाते हैं, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो दोस्तों, बाज ये भी शिकारी होता है, चील भी शिकार करता है और गिद्ध भी शिकार करता है, यानी कि तीनों की तीनों ही क्या होते हैं, ये मांसाहारी कह सकते हो। ठीक है। और ये जो शुतुरमुर्ग होता है ये शाकाहारी में आता है, और कह सकते हो यहाँ पर कि ये शिकार नहीं करता है दूसरे जीवों का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब इनमें से एक संबंध दोस्तों और बन सकता है। एक क्या बन सकता है कि ये तीनों की तीनों उड़ने में सक्षम है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों ये उड़ नहीं पाता है, इसका वेट इतना ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ जरा कि सबसे सबसे बड़ा अंडा कौन सा जीव देता, कौन सा पक्षी देता है, ये बताना है। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन है अगला, 515.68 86 गुड़े 515 ऐसे करके दिया है, और यहाँ पर दिया है 314.87 और नीचे दिया है ये। अब देखो इसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि ए मान लेता हूं मैं किसको, 515.86 को 86 को, और जो बी है इसको मान लेता हूं 314.87 को, यानी कि कह सकते हो आप कि इतना ए है और ये भी ए है। तो ए गुड़े में ए यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, बी गुड़े बी। देखो बी गुड़ा लगा ना बीच में, तो बी गुड़े बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये थ्योरम होता है। ठीक है। और नीचे क्या दिया है, यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कैसे आया होगा, तो पहले जरा सा जोड़ कर देख लो इन दोनों को। जोड़कर यानी कि ए प्लस बी कितना होता है, ए प्लस बी का मतलब इसको जोड़ेंगे 515 और 515 माफ कीजिएगा 515.86 और 315.87 को जोड़ेंगे आप, तो कितना आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं जोड़ कर दिखाता हूँ, मैंने जगह भी कम कर दिया है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं, ए और बी को, ए और बी को जोड़ता हूँ, तो ये 515.86 और ये लिखा है 314.87, इन सबको जोड़ दीजिए। 7 6 13 हो जाएगा, 8 8 16, 1 हो जाएगा 17, और यहाँ पर लिखेंगे 5 4 9 1 10 और 2 2 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 3 8। ठीक है। अब ये टिक नहीं कर देना कि अभी आप देख लो कि ऑप्शन में हाँ ये टिक हो गया, अभी देखो तो पहले। तो ए प्लस बी की वैल्यू ये है, इसका मतलब हमने किया क्या है कि जो आया होगा दोस्तों ये वाला ए प्लस बी, तो इसकी जगह तो आप ये रखोगे 830.73। ठीक है। अब ए माइनस बी करके देखो,
तो a माइनस बी करके देखो तो क्या आ जाएगा, मैं इसी में कर देता हूँ, डायरेक्ट इसी में a माइनस बी कर देता हूँ। 16 में से 7 गया तो कितना आएगा 9, और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 8 गया तो नहीं जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9 8 17 यानी कि 9 आएगा। फिर 4 में से 4 गया तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 3 गया तो 2, ये आ जाएगा। इसका मतलब नीचे यही तो लिखा गया है, यानी कि ये वाला a माइनस बी लिखा गया होगा नीचे ये वाला। तो देखो इससे ये कट जाएगा, हमारा a प्लस बी बचेगा, और a प्लस की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, ये निकाली है 823.73। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से देख सकते हो। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डैश का एक उदाहरण है। तो ये है दोस्तों उदाहरण मैंग्रोव वन का, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से लोग रहते हैं। ये पूरे के पूरे जो आप देख पा रहे हो ना पेड़, ये सारे के सारे मैंग्रोव वन ही कहलाते हैं। इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर दलदली मिट्टी होती, कीचड़ होता है, और यहाँ पर ये लोग मछली पालन वाले हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव होते हैं ये मछली पालकर, या बहुत सारे यहाँ पर होते केकड़ा होते हैं, इनको पकड़ करके जो इस कीचड़ के अंदर घुसे रहते हैं, इनका जीवन यापन चलता है। ये बेचते हैं, जिससे इनके पास कुछ आर्थिक स्थिति भी होती है, मजबूत हो जाती है, यानी कि इनके पास खाने पीने का जो भी सामान घटता है वो सब इसी को बेच करके गुजारा करते हैं। अगला देख सकते हो आप, ये सारे के सारे ये जो कहलाते हैं ये भी सारे मैंग्रोव ही वन हैं। तो ये मैंग्रोव वन ही सारे के सारे कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर इनकी जो जड़ें हैं अधिकतर पानी के अंदर ही रहते हैं, और ये सड़ती कभी भी नहीं है। और यहाँ पर साथ ही साथ बहुत सारे जंगली जीव भी होते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गए, तो ये एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं। अगला है, एक टैंक 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं, यानी कि कोई एक टैंक है जिसमें 2 पाइप हैं ए और बी। ए भरने के लिए लगाया गया पाइप है, और बी का प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि देखो जो ए पाइप है ये तो केवल भरेगा ही भरेगा टंकी को, लेकिन बी क्या है, ये भर भी सकता है और खाली भी कर सकता है। तो जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि इसका उपयोग ए द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में 5t समय लगता है। ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो ए और बी मान लेता हूं कि भरने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो टी समय लगता है, तो यहाँ पर लिख दो टी। अब ए माइनस बी इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि बी खाली कर रहा है, तो कितना समय लगता है 5t समय लगता है, इतना। अब अगर एक हिसाब से देखोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 5t। अब देखो टी से टी काटेंगे यानी कि 5t होगा, इसमें से ये वाला डिवाइड करो, टी तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता है 5। वहीं पर ए माइनस बी तो हम कहेंगे 5t अपान में 5t हो जाएगा ये वाला, तो एक आएगी क्षमता। यानी कि अगर दोनों लोग मिलकर भरने लगे तो क्षमता हो जाती 5। अगर दोनों लोग ये भरे केवल और ये खाली करें तो केवल 1 ही लीटर भर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें एक ही क्षमता निकालनी है तो एक ही क्षमता के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी कि 5 + 1 6, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, यानी कि हो जाएगा 3। वहीं पर अगर बी की क्षमता निकालनी है तो 5 - 1 यानी कि 4, 4 का आधा 2, तो हो जाएगा 2। यानी कि ए और बी की क्षमता अगर हमें बतानी होगी तो हम कहेंगे 3:2 हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:2 लिखा गया है ऑप्शन तीसरे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। तो ये होता है त्रिजीय, यानी कि जहां से जल निकासी होता है वहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है, और उसी को पूछा जा रहा है जो कि होती है त्रिजीय प्रकार की। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है, यानी कि पहले पद से। जैसे देखो ईंटें भट्ठे में होती हैं, वैसे सिक्के कहाँ पर, जैसे ईंट बनती हैं भट्ठे में तो सिक्के कहाँ बनते हैं, टकसाल में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट है। इसमें सीरीज है और इसको कंप्लीट करना है। K33K और I24M और G ऐसे करके दिया है। तो देखो पहले इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो यहां से जरा देखो KI यानी कि I के बाद के आता है, G के बाद I आता है, तो गैप कितने का है, तो देखो GHI यानी कि एक का गैप है। I के बाद क्या है JK यानी कि एक का गैप है। समझ गए आप, इसका मतलब पीछे की तरफ अगर हम चलेंगे तो G के पहले क्या आ रहा होगा, F आ रहा होगा,
और फिर इसके बाद आ रहा होगा इसके पहले ई एफ और फिर जी रहा होगा, तो एफ का गैप हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, एफ आएगा यहाँ पर। अगला देखो इसके बाद लिखा है K33। वैसे तो आप नंबर भी देख लो क्योंकि नंबर भी आ सकता है, 33, 24 और 15। तो देखो 33 और 24, तो इसका गैप निकालो 24 और 33। तो मैं कहता हूँ 33 में से आप 24 हटा दो, तो 13 में 4 गया तो 9 आएगा, और यहाँ पर 9, यानी कि इसका मतलब 9 का गैप रहा होगा। 15 और 9 के बीच में कितना, 15 और 24 के बीच में कितना गैप है, तो 5, 4, 9, यहाँ पर भी 9 का गैप है। देखो 9 9 हम कम कर रहे हैं हर बार, 33 से 9 कम करा तो 24, और 24 में 9 हटाया तो 15। अब 15 में से 9 आप कम करोगे तो कितना आएगा, 9 6 15, यानी कि 6 आएगा। तो हम उसको 2 डिजिट में लिख रहे हैं तो 06 लिखेंगे, तो E06 आएगा। तो E06 कहाँ है, केवल इसी ऑप्शन में देख रखा है, दूसरा वाले में लिखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे क्यू वाला कैसे आएगा, तो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। के के बाद देखो के, एल और एम है, तो के एल है तो के यहाँ पर लिखा है, एल का गैप करके एम आ गया है तो एम आ गया है। फिर एम के बाद क्या है, के एम के बाद आता है एन, तो एन का गैप करके ओ आ गया, तो देखो ओ आ गया, यानी कि हम एक एक लेटर को छोड़ करके आगे लिख रहे हैं। तो ऐसे देखो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, क्यू, तो बस क्यू रहेगा सबसे लास्ट में, यानी कि E06 क्यू आ जाएगा। सही उत्तर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो कथन निष्कर्ष का। क्वेश्चन में दिया है सभी कुत्ते पालतू हैं। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सभी, तो सभी वर्ड के लिए आपको दो गोले बनाना है, एक छोटा और एक उससे बड़ा बनाना है, इस टाइप से, ठीक है। तो सभी कुत्ते, कुत्ते को मैं के लिख देता हूं, पालतू पशु है, पालतू पशु को मैं पी लिख देता हूं। आगे कह रहा है कोई पालतू पशु बाघ नहीं है, इसका मतलब है कि ये गोला जो बनेगा वो एकदम अलग बनेगा, इसमें टच नहीं होगा, तो बाघ यानी कि बी हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग रहेगा। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, तो कह रहा है कि सभी जितने भी पालतू पशु हैं वही कुत्ते कहलाते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि सभी कुत्ते पालतू हैं ना कि सभी पालतू कुत्ते, तो ये उल्टा बोल दिया, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कोई कुत्ता बाघ नहीं है, तो कोई कुत्ता बाघ नहीं बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी के वाला जो है सर्किल वो बी में टच नहीं हो रहा है, इस वजह से दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह से संगत हैं, यानी कि एक जैसे हैं और परिणामतः एक समूह बनाते हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा वाला इन चारों में से बिल्कुल अलग है, वो कौन सा है। तो देखो नौवाहन जो होता है ये तो कोई ना कोई काम ही करता है इसमें, सड़क मार्ग एक मार्ग है इसका, रेलवे ये भी एक इसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सारे के सारे एक हिसाब से कह सकते हो कि मार्ग है, जैसे सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, नौवाहन मार्ग हो गया, मतलब जैसे कि पानी वाला, लेकिन माल वाहन जो है एक कॉमन वर्ड हो गया, तो बस यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कूट भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्प्रिंग्स को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले ये देखते हैं इसको लिखा कैसे गया होगा। तो देखो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर भी है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करा गया, यानी कि पहले वाला जो लेटर है वो सेम रहेगा, यानी कि एस सेम रहेगा। अगला है यहाँ पर आर के बाद एस आ गया है, तो देखो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो एस क्यू हो जाएगा। ओ है, ओ के बाद क्या आ गया है, एम आ गया है, यानी कि पीछे की तरफ चल रहे हैं, ओ होगा फिर एन होगा फिर एम होगा, यानी कि एम आ गया है। वैसे यहाँ पर देखो क्या आ गया है, आर आ गया है, तो आर के पहले क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे पी रहा होगा, भाई देखो पी क्यू आर, तो आर दिया है तो हमें पी लेना है, जैसे एम लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा पी। एस क्यू पी, तो एस क्यू पी कहाँ लिखा है, तो ये देखो तीसरे और पहले में लिखा है, तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा, और आगे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एस पी क्यू एल जे, एस पी क्यू एल जे और एल ये सब में कॉमन है, यहाँ पर, तो हमें इनको मिलाने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट वाला लेटर देखो आप, एम है और यहाँ पर एस है, ठीक है, ऐसे ही आपको वहां पर करना है शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो लास्ट वाले को क्या किया गया है, एम को जी लिखा गया है, तो वैसे ही एम को जी लिखा गया है, तो ठीक उसी प्रकार से पीछे करके हम जी को एस को क्या लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं एम, तो बस एस क्यू पी लास्ट में एम आएगा। ऑप्शन नंबर पहले में ही देख रखा है जो कि करेक्ट आंसर हमारा हो। नाई बाल काटता है, तो दर्जी क्या करता है, वो कपड़ों का काम करता है, यानी कि सिलने का काम करता है, तो ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, यानी कि अब आगे समझना है अपने आप को रख करके, वह आपके दादा के इकलौते बेटे, तो आपके जो दादा होंगे उसके इकलौते बेटे, तो दादा के इकलौते बेटे कौन, आपके पिताजी,
इकलौते बेटे की बहन यानी कि आपके पिताजी की बहन की इकलौती संतान है, तो आपके पिताजी की जो बहन होंगी वो बुआ जी होंगी और उनकी बुआ जी की जो संतान होगी, तो बताना है उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर होना चाहिए था पिता की बहन का बेटा यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देख रखा था चौथा वाला जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और इसको आप बताना अपने हिसाब से क्या सही हो सकता है। अगला है देखो 11, 14, 19 और 26 देख रखा है, तो इनका देखो अंतर निकालो। तो 11, 14 यानी कि 3 का अंतर और 14, 19 यानी कि 5 का अंतर और फिर 19, 7 का अंतर है, 26 आया है। तो आप बताओ देखो 3 का अंतर, 2 5 का, फिर 7 का, फिर कितने का होगा 9 का। तो बस 26 प्लस का 9 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35। तो बस 35 सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले में देके रखा गया है। अगला क्वेश्चन है LSQY और BE दिया है, तो आगे हमें फिल करना है क्या आएगा। तो पहले देखो, अब देखो L के बाद Q कैसे आया होगा। होगा L के बाद MNOP, फिर आया होगा Q, यानी कि 4 का गैप है। वैसे यहां पर देखो Q के बाद V कैसे आएगा, तो देखो RSTU, फिर आया होगा V, यानी कि 4 4 हमें बढ़ा देना है। तो V में आप 4 बढ़ा दो, तो V में 4 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? WXY और Z आ जाएगा। तो हमें 4 बढ़ाना है, तो 4 के बाद फिर से क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आएगा स्टार्टिंग में A आएगा यहाँ पर। तो आप देखो किसमें A लिखा है, दूसरे और चौथे में, तो हमें अगला भी देखना पड़ेगा। तो S और Y के बीच का अंतर देखो, S के बाद देखो Y आया है, तो कैसे आया होगा? TUVW और X। अब देखो 5 का गैप, फिर Y आया है। Y के बाद देखो E कैसे आया होगा, तो Y के बाद क्या आता है? ZABC और D आया है। D के बाद क्या आता है? E आता है। तो देखो E देख रखा है, यानी कि हमें क्या करना है? 5 5 का गैप लेके चलना है। तो E के बाद देखो क्या आता है? FGHIJ और फिर आ जाएगा K, यानी कि ए आएगा फिर के आएगा, यानी कि ए के ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आज हमने 100 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम अगले पार्ट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट और आगे लिंक दी होगी, उसी लिंक पर क्लिक करते ही अगला पार्ट खुल जाएगा। दोस्तों साथ ही अगर आप ग्रुप डी की पेपर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी की, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं और उन सबको हमने पार्ट वाइज भी लगा दिया है। साथ ही एनटीपीसी का अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट उसकी भी मिल जाएगी। पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक जितने भी पार्ट्स हैं वहां पर हम क्रम से लगाते जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, उसमें से कैसे क्या होता है, क्या काम होता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, कौन सी बुक से हम पढ़ें। तो हमने इंटरव्यू लिया है, क्या कैंडिडेट ने जो सिलेक्टेड है उन्होंने बताया है, पूरा का पूरा जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हो। और अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहां से देख करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों जिन लोगों की मैथ कमजोर है तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स मैथ के करवा दिए हैं और उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। दोस्तों हमने ज्यादातर उन क्वेश्चंस को फोकस किया है जो रेलवे में पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को हमने फोकस किया है। तो इन सारी वीडियोस की लिंक अगर मैं कहूंगा तो डिस्क्रिप्शन में एक एक वीडियो की लिंक मैं सभी प्लेलिस्ट से दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। या फिर कंप्लीट आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। टेक केयर, बाय बाय।